आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त हमारे पास है देवस्थानम एक्ट को लेकर बड़ी खबर है। विधानसभा से भी निरस्त हो गया है देवस्थानम एक्ट। 2 साल बाद विधानसभा से निरस्त हो गया देवस्थानम एक्ट। जी हां, 2 साल तक इसका विरोध हुआ। पहले तो ये एक्ट वापस लेने की घोषणा की गई और उसके बाद संवैधानिक मुहर भी लग गई विधानसभा से। ये देवस्थानम एक्ट निरस्त कर दिया गया है और निरस्त करने वाले विधेयक पर मुहर लगा दी है उत्तराखंड की विधानसभा ने। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 2 सालों बाद, अपने बनने के, अपने निर्माण के 2 वर्ष बाद देवस्थानम एक्ट निरस्त कर दिया गया और इसको निरस्त भी किया गया वहीं से जहां से ये पारित हुआ था, यानी कि विधानसभा से, जो संवैधानिक तरीका है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। बिल्कुल, 2019 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद तमाम विरोध हमने देखे, अलग अलग दलों ने सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें की। उसके बाद अब इसको निरस्त कर दिया गया है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही कल देर तक चली और उसके बाद इसको निरस्त कर दिया गया है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही कल देर शाम तक चली, जिसमें देवस्थानम एक्ट निरस्त होने के अलावा अनुपूरक बजट भी सदन से पास हो गया। इसके अलावा भी कई विधेयक सदन के पटल पर रखे गए। सदन में विपक्ष के हंगामे और धरने के बीच पास हुए सभी विधेयक। सदन में पास हुआ 1353 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट। उत्तराखंड के 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक निरस्त, ये भी पास हुआ है। उत्तराखंड पंचायती राज वित्तीय संशोधन विधेयक 2021 भी पास हुआ। आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को सदन की मंजूरी मिली। उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक 2021 सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण, ये भी पास हुआ है। उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2021 पास हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा संशोधन विधेयक 2021, उत्तराखंड सिविल विधि संशोधन विधेयक 2021, उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी विकास एवं विनियमन पुनर्जीवित विधेयक 2021 पास हो गए। ये विधेयक सदन में पास हुए हैं। हमने इसका पूरा ब्यौरा आपके सामने रखा है। और उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। हरीश रावत ने खनन को लेकर विरोध जाहिर किया। हरीश रावत का कहना है कि अवैध खनन हो रहा है मगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। धरने की तस्वीरें हरीश रावत की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मैंने 1 महीने पहले ये जानकारियां मुझे थी कि इस वर्तमान सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अनैतिक तरीके से खनन के माध्यम से सिर्फ पैसे कमाना है और वो पैसा उत्तराखंड की जनता के हित में नहीं, यहाँ सरकार में बैठे हुए बड़े नेताओं की जेबों के लिए कमाना है। ये उत्तराखंड के बेरोजगारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, उनकी भावनाओं पर कुठाराघात है। और आज तो अति हो गई जब कल हमने सुना कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ऐसे पत्र जा रहे हैं कि जो अवैध खनन कर रहे हैं उनको चालान भी उनके चालान निरस्त कर दिए जाएं, ये आदेश जा रहे हैं। बहुत समय पहले सरकार को सावधान करने के लिए कहा था कि मैं 2 चीज़ों से बहुत आहत हूँ। एक तो जो राज्य के अंदर अंधाधुंध खनन हो रहा है, मैं उससे आहत हूँ, और दूसरा कि सरकार को गैरसैंण भराड़ीसैंण में ठंड लग जा रही है और इसलिए देहरादून में सत्र कर रहे हैं। मैंने कहा देहरादून का भी अपमान है, ये भराड़ीसैंण और उत्तराखंड का भी अपमान है। मैंने कहा मैं अपना सांकेतिक विरोध प्रकट करने यहाँ पर उपवास पर, यहाँ पे सांकेतिक उपवास। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से एसपी बागेश्वर को चालान निरस्त करने के मामले में भेजी गई चिट्ठी को लेकर मामला गर्मा गया है और इसे लेकर विधानसभा तक में हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद मुख्यमंत्री के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट को हटा दिया गया। कल हटाया गया ये मसला, ये पत्र भी आपको दिखा रहे हैं। काफी फजीयत हुई जिसके बाद ये कदम उठाया गया कि मुख्यमंत्री की पीआरओ को उनके पद से हटा दिया गया। एसपी बागेश्वर को पत्र भेजा गया था जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हुआ, काफी फजीयत भी हुई। उसके बाद ये एक्शन, आरोप जो है विपक्ष सरकार पे लगा रहा है, सरकार उसकी पुष्टि करने का काम कर रही है। जिस पीआरओ को आज मुख्यमंत्री जी ने हटाया है, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री जी मौखिक आदेश दे रहे हैं तो पीआरओ तो उसका पालन करेगा ही करेगा। अगर सरकार में जरा सी नैतिकता है
तो सरकार इस्तीफा दे। आगे बढ़ते हैं। देहरादून विधानसभा परिसर में सड़कों की स्थिति खस्ताहाल है। विधानसभा के अंदर बनी आंतरिक सड़कों की गुणवत्ता बहुत खराब है। हाल ही में बनी परिसर के अंदर की सड़कें अब टूटने लगी हैं और इस पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतपाल महाराज ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कार्यदायी संस्था के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। सड़कों की स्थिति आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो सड़क का निर्माण किया गया वो सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया। मैंने देखा कि इसके अंदर जो है उखड़ रही है पूरी सड़क और इसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं और जो दोषी अधिकारी है उसको दंडित किया जाएगा और इसमें बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदन में नहीं उठाई, ये जो मैंने देखा तो इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। कोई काम अगर खराब होगा तो उसके जांच को आदेश दिए जाएंगे। और आज रुद्रपुर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। सामूहिक विवाह समारोह में वो शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे ट्रांजिट कैंप के फुटबॉल मैदान पहुंचेंगे और सामूहिक विवाह में 24 जोड़ों का विवाह आज होना है। नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल राजेंद्र, रुद्रपुर का उनका दौरा है। वहां पर जाकर के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दोपहर 2 बजे का वक्त है। ट्रांजिट कैंप के फुटबॉल मैदान में वो पहुंचेंगे और सामूहिक विवाह में 24 जो जोड़े होंगे जिनकी शादी होनी है उनको आशीर्वाद देते हुए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज दिखाई देंगे। लगातार चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी। अगले साल के शुरुआती महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए अलग अलग हिस्सों में पहुंच करके तमाम कार्यक्रम भी हैं पुष्कर सिंह धामी के। ये आज वो रुद्रपुर पहुंचेंगे, नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ लोगों को भी वहां पर वो संबोधित कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे सीएम को सुनने के लिए। उनको भी संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाई देंगे। आइए आपको इस बारे में और ज़्यादा रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और उसके लिए हम रुद्रपुर चलेंगे। विकास हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जो आज ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होना है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं, इसमें क्या विशेष रहने वाला है ये भी हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए। जी राजेंद्र, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं ऐसे में जनसभाएं जो है वो मुख्यमंत्री की बढ़ जा रही हैं। खासकर उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर के रुद्रपुर का जो ये ट्रांजिट कैंप क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो बंगाली जो वोटर्स हैं वो सबसे ज्यादा इसमें रहते हैं। तो ऐसे में बंगाली वोटर्स को लुभाने का भी मुख्यमंत्री ये काम कर सकते हैं और जो ये वैवाहिक समारोह है इसके बाद में मुख्यमंत्री जनता को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि जो नवविवाहित जोड़े हैं उनको आशीर्वाद देंगे। उसके साथ ही यहाँ छोटी सी जनसभा रखी गई है, उसमें उसको जनसभा को संबोधित करने के साथ ही जो बंगाली समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनसे वार्ता करेंगे, क्योंकि जो जाति प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें उससे जो पूर्व पाकिस्तानी शब्द हटाने की जो बात सामने आई थी उसके बाद में अब बंगाली वोटरों के बीच जा रहे हैं। तो ऐसे में काफी जो ये बड़ी जनसभा मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ काफी जनसभा में जो लोग पहुंचेंगे, काफी जनसंख्या ये ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में बंगाली वोटरों की है। जी ठीक है। तो ऐसे में ये जनसभा जो मुख्यमंत्री की है ये काफी अहम मानी जा रही है। बंगाली वोटरों के बीच पहली बार रुद्रपुर में आएंगे और जो रुद्रपुर का ये ट्रांजिट कैंप क्षेत्र है अपने आप में काफी बड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है विकास, आपने कहा कि बंगाली वोटर्स वहां पे बड़ी तादाद में हैं और मुख्यमंत्री की सभाएं बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस प्रकार की सभाओं का दौर ज्यादा आपको दिखाई देगा। और उत्तराखंड में भी चुनाव बहुत नजदीक हैं, ऐसे में उत्तराखंड के लोग क्या सोच रहे हैं ये जानना भी जरूरी है। बिल्कुल, और यही जानने के लिए हमने सर्वे किया है। एबीपी और सी वोटर के सर्वे में एक बार फिर से जनता का मूड बदला हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर अभी चुनाव हो तो किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में एक बार फिर से उत्तराखंड में राजनीतिक समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि अगर उत्तराखंड में अभी चुनाव होते हैं तो नतीजा क्या रहने वाला है। अगर अभी चुनाव होते हैं तो भाजपा को उत्तराखंड में 40% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 36% वोट मिल सकते हैं। वहीं आपको 13% वोट और अन्य पार्टियों को करीब 11% वोट मिल सकते हैं। सवाल ये है कि उत्तराखंड के वोटर्स के मूड में 4 महीनों में कितना बदलाव आया है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक सियासी हवा कितनी बदली और किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, चलिए ये भी आपको बताते हैं।
उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। सर्वे के नतीजों पर गौर करें तो भाजपा को 33 से 39 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 29 से 35 सीटें, आप को 1 से 3 सीटें और अन्य दलों को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। सर्वे में ये भी सवाल पूछा गया कि पहाड़ पर सीएम के तौर पर जनता की पसंद कौन से नेता है, जिसके जवाब में सीएम पुष्कर सिंह धामी को 27% जनता पसंद करती है, जबकि हरीश रावत को 33%, अनिल बलूनी को 18%, कर्नल अजय कोठियाल को 9% लोग सीएम के तौर पर पसंद करते हैं। चुनाव करीब आते ही वोटरों का मूड भी पल पल बदल रहा, जिस वजह से 2022 का चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बिल्कुल, चलिए राजेंद्र आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो गया है यूपी और उत्तराखंड के नेताओं के चुनावी दौरों के बारे में जानकारी देने के लिए। कौन कहां पर है, कौन दिग्गज कहां जाने वाला है, इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, आप इंतजार कीजिए। बिल्कुल, तो आपको दीपा जो है वो बताने वाली है। चुनावी समर के वक्त में नेताजी जो जनता के बीच ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, उस क्रम में आज कौन सा नेता कहां पर जाकर जो है अपनी रैलियों को या कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा, ये सब आपको अब दीपा बताने जा रही है, दिखाने जा रही है। ओवर टू यू दीपा। जी राजेंद्र, आपको बता दें कि आज ब्रज क्षेत्र में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन है। एटा में होने वाले इस सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए आज दिखाई देंगे। इसके अलावा यहां पर सीएम योगी भी बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और उनके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहां पर बूथ लेवल की रणनीति बनाते हुए आज दिखाई देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज कानपुर के जीआईसी ग्राउंड में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की रैली होनी है और ओवैसी का ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे का बताया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अपना दल एस की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आजमगढ़ के दौरे पर आज रहने वाली हैं, जहां वो एक जनसभा को भी संबोधित करती हुई दिखाई देंगी। बात उत्तराखंड की, आज उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो ट्रांजिट कैंप में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करेंगे। तो ये यूपी और उत्तराखंड के तमाम जो कार्यक्रम आज हैं सियासी दिग्गजों के, उसके बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। राजेंद्र, धन्यवाद दीपा। तो आपने जेपी नड्डा, असदुद्दीन ओवैसी, पुष्कर सिंह धामी, इन तमाम बड़े नेताओं का कार्यक्रम जाना जो आज रहने वाला है। आज के उनके दौरे के बारे में विस्तार से दीपा बता रही थी, वापस भी आ चुकी हैं। बिल्कुल दीपा, और चलिए अब उस सेगमेंट का वक्त हो गया है जो आपको बहुत पसंद है, नेताजी की फिटनेस का सेगमेंट है, जिसमें हम बताते हैं कि नेताजी कैसे फिट हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मी है, जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती है, लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट हैं तो हिट हैं। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन इसके लिए वो करते क्या हैं। इसी क्रम में आज हम आपको दिखाएंगे यूपी सरकार में मंत्री और बलिया सीट से भाजपा के विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला के फिट रहने का फॉर्मूला। मैं स्वयं को ऊर्जान्वित रखने के लिए नियमित रूप से प्रातःकाल में 1 घंटे योग करता हूं, जिसमें विभिन्न आसन हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी के साथ स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय बेंगलोर के द्वारा बताए गए विभिन्न आसन, जिनसे स्नायु तंत्र स्वस्थ रहते हैं, ऊर्जान्वित रहते हैं, वह मैं योग 1 घंटे करता हूँ। शुद्ध शाकाहार, पिताजी घर में गाय रखते हैं, गाय का दूध, घी, दही का सेवन, इससे हम सभी को विशेष रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इसीलिए मुझे कभी भी थकान नहीं होती है। हमारा एक संकल्प है, मैं कभी भी सूर्योदय के बाद नहीं सोता हूँ, सदैव ही सूर्योदय के पूर्व जगना है। सोने का समय अनिश्चित है, लेकिन जगने का समय निश्चित है और रात में 11 बजे के बाद मैं कुछ भी भोजन के रूप में या कुछ भी मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। आनंद स्वरूप शुक्ला के फिट रहने का फॉर्मूला क्या था, ये आपने देखा। वापस चलेंगे
तो दीपा, ऐसे जो है आनंद स्वरूप शुक्ला अपने आप को फिट रखते हैं और हिट बने रहने के लिए प्रयास करते हैं। बिल्कुल, इनके लिए फिट रहना जरूरी भी हो जाता है राजेंद्र, क्योंकि चुनावी प्रचार प्रसार करना है, जनता के बीच में जाना है। जब फिट होंगे तो ही तो हिट हो पाएंगे।